हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट 4 को पढ़ेंगे। अब प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 7 है, बट यूनिट वाइज अगर हम देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आज जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4, उसको आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह कवर करेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट। इसमें हमें सोशल मूवमेंट्स को समझना है। सोशल मूवमेंट्स की कई सारी थ्योरीज़ हैं। सोशल मूवमेंट के क्या लक्ष्य, क्या टारगेट्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। इसके अलावा भारत में कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, तो इन सभी की बातें आज की इस वीडियो में हमें करनी है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट का नाम देखें तो सब्जेक्ट का नाम, आधा नाम तो यही है, सोशल मूवमेंट, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल मूवमेंट का। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और एट द एंड आपको सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं जितनी भी बातें करूँगा उसमें मैं आपको समझाऊँगा, तो प्लीज़ ये ना सोचें कि मैं बस रीड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब सबसे पहले सोशल मूवमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सामाजिक आंदोलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक सेंट साइमन ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में किया था। इससे वह सामाजिक विरोध यानी कि सोशल प्रोटेस्ट के उन आंदोलनों का संकेत देना चाहता था जो पहल फ्रांस में उभरकर सामने आए थे और फिर अन्य देशों में भी फैल गए थे। आज के युग में ये आंदोलन हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक आंदोलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस के एक दार्शनिक थे सेंट साइमन, इन्होंने किया था 18वीं शताब्दी में। दोस्तों, ये जो सेंट साइमन थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जो सामाजिक रूप से फ्रांस में प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसके संदर्भ में इन्होंने किया था। इसे अभी हम इसके मतलब को आगे और अच्छे से समझेंगे। किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलनों के आविर्भाव मतलब उदय से यह संकेत मिलता है कि वहाँ लोकतंत्रीय चेतना का विकास हो रहा है। साधारणतः सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र की छत्र छाया में ही पनपते हैं। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत ऐसे जन आंदोलनों का दमन कर दिया जाता है जो सत्ताधारियों के लिए चुनौती सिद्ध हो सकते हों। परंतु जब वहाँ ऐसा कोई जन आंदोलन बहुत प्रबल हो जाता है तो वह अधिनायक तंत्र की जड़ों को हिला देता है, जिससे लोकतंत्र की स्थापना का रास्ता तैयार हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सामाजिक आंदोलन है वो लोकतांत्रिक देशों में ही, मतलब लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक आंदोलन होते हैं। और अगर कहीं पर सामाजिक आंदोलन हो रहा है तो इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक चेतना बढ़ रही है, लोगों की समझ बढ़ रही है। और जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती यानी कि अधिनायक तंत्र होता है, जहाँ पर मतलब तानाशाही वगैरह होती है, तो वहाँ पर तो ऐसे आंदोलनों का दमन कर दिया जाता है। जो सैन्य बल होते हैं उसके द्वारा इन आंदोलनों का दमन कर दिया जाता है। और अगर ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर ये तो अधिनायक तंत्र को ही उखाड़ देते हैं और फिर लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास भी करते हैं। तो अभी हमने सामाजिक आंदोलनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली कि सामाजिक आंदोलन के शब्द का पहले प्रयोग फ्रांस में किया गया था और सामाजिक आंदोलन ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ही होते हैं और ये लोकतंत्र के प्रतीक हैं। अगर कहीं पर सामाजिक आंदोलन का विकास हो रहा है तो इससे समझ में आता है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक भावना बढ़ रही है। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर सामाजिक आंदोलन होता क्या है। सामाजिक आंदोलन क्या है? व्हाट इज़ अ सोशल मूवमेंट? सामाजिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग कोई सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या किसी सामाजिक प्रथा या प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकजुट और सक्रिय हो जाते हैं, या वे किसी सामाजिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, चाहे वह किसी परंपरा को तोड़ने की दिशा हो, परंपरा में सुधार लाने की दिशा हो या परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा हो। साधारणतः
सामाजिक आंदोलन में तरह तरह के लोग सम्मिलित होते हैं, अर्थात यह जरूरी नहीं कि वे किसी एक ही जाति, धर्म, क्षेत्र, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय या विशेष हित से जुड़े लोग हों। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक आंदोलन क्या होता है। तो सामाजिक आंदोलन वो आंदोलन होता है जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाया जाता है। अब सामाजिक आंदोलन में जो मुद्दा होता है वो सामाजिक होता है। समाज में यानी कि सोशल सोसाइटी में जो कोई प्रथा है, बेकार प्रथा है, तो उसके खिलाफ कई बार आंदोलन होते हैं। उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए कई बार आंदोलन इसलिए भी होते हैं कि समाज बेकार हो रहा है, समाज को दोबारा से सही किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। तो जब बहुत सारे लोग एकजुट होकर किसी सामाजिक मुद्दे के लिए आंदोलन करते हैं तो उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो केवल एक ही जाति के लोग हों। अलग अलग जाति के लोग भी, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग सोशल मूवमेंट्स में, सामाजिक आंदोलनों में शामिल होते हैं। ये जो सामाजिक आंदोलन होता है ये धार्मिक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई सिर्फ कोई एक रिलीजन करता है, ऐसा नहीं है। ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो किसी रिलीजन के लिए नहीं होते हैं। वो सामाजिक यानी कि सोशल कोई भी चीज़ होती है तो वो इश्यू होता है और उसको सॉल्व करने के लिए आंदोलन किया जाता है। अब उसके चलते कई सारी जाति, कई सारे धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। अब कई बार किसी विशेष धर्म की कोई बेकार रूढ़ी है, कोई प्रथा है, तो उसके खिलाफ भी एक सामाजिक आंदोलन चल सकता है। बट यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि वो उस धर्म को टारगेट नहीं किया जाता, उस प्रथा को टारगेट किया जाता है कि वो प्रथा बेकार है। ऐसे में सभी धर्म के लोग उसका विरोध करते हैं। अपने सामान्य लक्ष्य के प्रति उनकी चेतना या आस्था उन्हें एक दूसरे के निकट ला देती है और वे सहज स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने लगते हैं। हालांकि वे किसी योजना के अनुसार कार्य नहीं कर रहे होते। शुरू में उनकी गतिविधियों में कोई तालमेल नहीं पाया जाता। हालांकि आगे चलकर वे संगठित हो सकते हैं। किसी देश में धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक उथल-पुथल के समय लोगों का ऐसा व्यवहार स्वाभाविक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सामाजिक आंदोलन में जो लोग शामिल होते हैं उनका हित उनको एक दूसरे के साथ लाके खड़ा कर देता है। हित मतलब इंटरेस्ट, उनका जो हित है, उनका जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा होता है वो उन्हें एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। तो इसमें अलग अलग लोग एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। अब शुरुआत जब इस आंदोलन की होती है, किसी भी सोशल मूवमेंट की अगर शुरुआत होती है तो आप उसमें देखोगे कि उसका कार्यक्रम यानी कि उसका जो प्रोग्राम होता है वो पूरा डिसाइड नहीं होता कि हमें कैसे शुरू करना है, कहाँ रैली करनी है, कैसे क्या करना है। कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होती है। लीडर कौन होगा वगैरह वगैरह चीज़ें एक स्टैग्नेंट यानी कि कंफर्म चीज़ कुछ भी डिसाइड नहीं की गई होती। बट धीरे धीरे ये जो सामाजिक आंदोलन होता है फिर ये धीरे धीरे अपना एक कार्यक्रम, जब ये आगे बढ़ जाता है सामाजिक आंदोलन, फिर ये अपना कार्यक्रम तय करता है। फिर स्वाभाविक रूप से जो सही व्यक्ति होता है उसी में से फिर लीडर भी चूज़ कर लेते हैं। जो काफ़ी जागरूक व्यक्ति होते हैं वो लीडर के रूप में भी इसमें शामिल उभर कर आते हैं। कहने का यही था कि शुरू में इस आंदोलन का कोई कार्यक्रम डिसाइड नहीं होता। जो भी गतिविधियाँ इसके सदस्यों के द्वारा की जाती हैं वो डिसाइड नहीं होते, क्योंकि भाई ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी के पास तो सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, वहाँ पर सारे नेता होते हैं, एक नहीं कई सारे लीडर होते हैं, वो उनकी विचारधाराएं सेम होती हैं। बट वैसे सिचुएशन सामाजिक आंदोलनों में नहीं होती। जब कोई सामाजिक आंदोलन जोर पकड़ता है तो उसके अंतर्गत व्यवहार के नए प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं। उनके लिए कोई नया तर्कसंगत आधार ढूंढा जाता है और उन्हें लोकप्रिय बनाया जाता है। उदाहरण के लिए बिना दहेज विवाह का चलन एक सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के
लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो दहेज उन्मूलन के आदर्श में आस्था रखते हों। देखिए दोस्तों, जब कोई भी सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ने लगता है, मतलब कि जब सामाजिक आंदोलन बड़ा होते जाता है, तो इसके लिए नए-नए हमें नए तरीके देखने को मिलते हैं आंदोलन में। अब ये तो एक सामाजिक आंदोलन है, तो ये सामाजिक आंदोलन जो होता है उसमें हमें कुछ नई चीज़ें, नए तर्क, नए चीज़ें देखने को मिलती हैं कि थोड़ा नए तरीके से ये आंदोलन चलाया जाता है। अब कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनकी तरह डिसाइडेड तो होता नहीं है कि हमें धरना देना है, ये करना है, वो करना है। तो अब ये जो आंदोलन होता है, सामाजिक आंदोलन, उसमें हमें कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नई तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो जैसे कि दहेज बिना विवाह, मतलब बिना दहेज के जो का चलन है, तो इसके खिलाफ, मतलब बिना दहेज विवाह को लेकर सामाजिक आंदोलन चलाया जा सकता है, क्योंकि ये एक सामान्य हित है। लोग जो लोग इसमें आस्था रखते हैं, दहेज उन्मूलन के आदर्श में जो लोग आस्था रखते हैं, वो सब एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करेंगे कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए। तो ये एक उदाहरण था कि सामाजिक आंदोलन इन ऐसे मुद्दों को लेकर किया जाता है जिसमें हर वर्ग के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने सामाजिक आंदोलन क्या होता है इसको देख लिया। अब इसी में सामाजिक आंदोलन क्या होता है ये हमें तब और समझ में आएगा जब हम इसकी विशेषताओं को, इसके लक्षणों को देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट्स के मुख्य लक्षणों की, सामाजिक आंदोलन के मुख्य लक्षणों की बात करते हैं। सामाजिक आंदोलन का पहला मुख्य लक्षण है, इसमें बहुत सारे लोग किसी सामाजिक उद्देश्य के प्रति सजग होकर उसकी सिद्धि के लिए अपनी ही प्रेरणा से सम्मिलित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला जो लक्षण है, विशेषता है, वो ये है कि सामाजिक आंदोलन तभी शुरू होता है जब व्यक्तियों को लगता है कि हमारा ये सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, या ये जो सामाजिक मुद्दा है उसे ऊपर उठाना चाहिए। और वो जो सामाजिक उद्देश्य होता है उसके प्रति जो सजग व्यक्ति होते हैं, जागरूक व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप ही उसके लिए फिर आंदोलन करते हैं और आंदोलन में शामिल होते हैं। इसे आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि समाज में कोई बेकार प्रथा चल रही है, या समाज में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, तो उनके खिलाफ जो समझदार व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। तो वो अपने आप ही अपनी आत्म प्रेरणा से वो आवाज़ उठाते हैं और फिर इसी तरह सामाजिक आंदोलन शुरू होता है। और जो व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ सहमत होते हैं, तो वो भी सामाजिक आंदोलनों में शामिल होते हैं। फिर धीरे-धीरे ये सामाजिक आंदोलन बड़ा होता चला जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है, उनमें स्वाभाविक नेतृत्व का उदय होता है। हालांकि कभी-कभी समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग या समाज सुधारक जनसाधारण में जागृति पैदा करके उन्हें आंदोलन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं इसमें हमें अपने आप ही कुछ लीडर्स देखने को मिल जाएंगे जो पहले कुछ खास लीडर नहीं होते हैं, या फिर कभी-कभी जो समाज सुधारक होते हैं वो लीडर के रूप में सामने आ जाते हैं, नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं। मतलब कि इन आंदोलनों में कोई फिक्स नहीं होता कि ये नेता नेतृत्व करेगा, अपने आप ही नेतृत्व इनको मिल जाता है, अपने आप ही कोई ना कोई इनका लीडर बन जाता है, या फिर कोई जाना माना जो समाज सुधारक होता है, सोशल रिफॉर्मर होता है, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जो काफ़ी जागरूक है समाज को लेकर, तो वो लीडर बन जाता है। या कई बार हमने देखा है कि कई सारे आंदोलन हुए हैं जिसमें हमें नए नए लीडर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसका एक प्रमुख विशेषता है सामाजिक आंदोलन की, इस गतिविधि में आम लोगों की सहभागिता मुख्य भूमिका निभाती है। अब देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर रही है, मान लो कांग्रेस अगर आंदोलन कर रही है कि राहुल गांधी से इतनी ज़्यादा ईडी पूछताछ क्यों कर रही है, इसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। अब ये जो आंदोलन था उसमें कौन होगा मेनली, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वही होंगे आंदोलन में। बट सामाजिक आंदोलन में ऐसा नहीं होता। सामाजिक आंदोलन में जो मुख्य भूमिका होती है वो लोगों की होती है, आम नागरिक इसमें शामिल होते हैं, कोई कार्यकर्ता वगैरह नहीं, ज़्यादातर इसमें आम नागरिक ही भाग लेते हैं।
इसके अलावा इसकी एक अन्य विशेषता है या अन्य लक्षण है सामाजिक आंदोलन का, संस्थात्मक स्तर पर इसके लिए मामूली सा संगठन पर्याप्त होता है। हालांकि कुछ आंदोलन अपने कुशल संगठन के बल पर प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो संस्थात्मक स्तर होता है वो कुछ खास नहीं होता, मतलब नॉर्मल सा इनका ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। सोशल मूवमेंट में हम देखते हैं नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई। अब पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह एक ठोस ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतनी आसानी से पॉलिटिकल पार्टी ना तो ज्वाइन कर सकते हैं ना ही उसे छोड़ सकते हैं। बट ये जो सामाजिक आंदोलन होता है वो एक अपने आप ही एक छोटा सा एक संगठन बन जाता है, जो कि मामूली सा संगठन होता है, बट अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए ये पर्याप्त होता है। जैसे कि किसान आंदोलन अगर हम देखते हैं तो ये जो किसान आंदोलन था वो हित समूह के द्वारा किया गया था। अब हित समूह का मतलब होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ वर्ग होते हैं अपने समूह बना लेते हैं, जैसे कि किसानों का एक वर्ग है। तो किसान आंदोलन को अभी हमने देखा था तो वो बहुत मजबूत था। उसका कारण क्या था कि उसका जो संस्थागत बनावट थी, जो संस्था थी किसानों की, वो बहुत मजबूत थी। उसको काफ़ी पैसा भी मिल रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फंड भी मिल रहे थे संगठन को, और संगठन काफ़ी पुराना है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है। तो उन्हें विश्वास था कि हम आंदोलन करेंगे और सरकार को पीछे कर देंगे, सरकार से अपनी बातें मनवा लेंगे, और ऐसा हुआ भी। तो वो उन लोगों का जो संगठन होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। बट यहाँ पर जो सामाजिक आंदोलन का जो संगठन होता है वो मामूली सा संगठन होता है, बट फिर भी ये अपने कार्य में मतलब पर्याप्त होता है। ये अपने कार्य को करने में, आंदोलन को चलाने में पर्याप्त रूप से प्रभावशाली होता है। कई सामाजिक आंदोलन किसी ऐतिहासिक परिवर्तन के संदर्भ में जन्म लेते हैं, परंतु अधिकांश सामाजिक आंदोलन लोगों के मन में नई चेतना या उदय होने पर अस्तित्व में आते हैं। कुछ लोग प्रचलित नियमों या रीति रिवाज से असंतुष्ट या रुष्ट होकर उन्हें बदलने के लिए आंदोलन का सहारा ले सकते हैं। नई शिक्षा, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन और प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न सामाजिक स्तर के लोगों में मेलजोल बढ़ जाता है। उनमें परस्पर संवाद स्थापित होने पर वे सामाजिक समस्याओं के बारे में विचार विनिमय करते हैं। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने समझने के बाद वे अपने अनेक तर्क सुनने, मान्यताओं का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं और किसी सामाजिक लक्ष्य या आदर्श के प्रति उनके मन में आस्था पैदा हो सकती है। जब वे इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक साथ सक्रिय होते हैं तो उनका यह प्रयास जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो कई बार इसलिए चलाए जाते हैं कि जब कोई ऐतिहासिक परिवर्तन सामने आता है, मतलब मान लीजिए कि ऐतिहासिक रूप से कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज या कोई चीज़ चली आ रही है और अचानक फिर उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ ये सामाजिक आंदोलन पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जब समाज में प्रचलित नियमों या रीति रिवाजों से लोग असंतुष्ट होते हैं या रुष्ट होते हैं, तब भी कई बार सामाजिक आंदोलन का सहारा लिया जाता है। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी ये सामाजिक आंदोलन फैल जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत ही जल्दी किसी भी आंदोलन को फैलाया जा सकता है। तो सामाजिक आंदोलन में इन सारी चीज़ों की भूमिका होती है। तो इस तरह एक सामाजिक आंदोलन एक जन आंदोलन भी बन जाता है। जन आंदोलन मतलब जनता का आंदोलन, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने सामाजिक आंदोलन के बारे में काफ़ी बातें कर ली, उसके लक्षणों को देख लिया, सामाजिक आंदोलन के अर्थ को समझ लिया, काफ़ी बातें हमने सामाजिक आंदोलन की कर ली, जो कि काफ़ी हैं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं भारत में सामाजिक आंदोलन की। देखिए, अब हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है भारत में सामाजिक आंदोलन और दूसरा है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। अब सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत में सामाजिक आंदोलन।
तो पहले हम बात करते हैं भारत में सामाजिक आंदोलनों की। आधुनिक समाज भारतीय इतिहास में जो सामाजिक आंदोलन सक्रिय रहे हैं उनमें से निम्न आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें से पहला है किसान आंदोलन। तो कई सारे आंदोलन भारत में हुए हैं जिसमें से हम किसान आंदोलनों को देख रहे हैं। ये भी एक सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा रहा है। किसान आंदोलन। भारत का किसान आंदोलन अंग्रेजी राज में किसानों के शोषण के विरोध में शुरू हुआ था। उन दिनों पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में जमींदारी प्रथा चल रही थी। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी। अब एक डाउट के लिए आपका भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने अभी सामाजिक आंदोलन के बारे में जितना भी कुछ बताया उसमें मैंने बताया कि ये हित समूह से अलग होते हैं। हित समूह एक स्पेशल वर्ग होता है, हालांकि किसानों का भी एक वर्ग होता है तो वो अपना एक हित समूह बना लेते हैं। बट यहाँ हम जो किसान आंदोलनों की बात कर रहे हैं ये ऐसे आंदोलन हैं जिसने सामाजिक रूप से काफ़ी बड़े लेवल पर आंदोलन किया। समाज के बहुत लोग इसमें शामिल हुए, ना केवल किसान बल्कि दूसरे लोगों ने भी इसका समर्थन किया, इसमें शामिल हुए। ठीक है, इसमें जैसे कि जमींदारी प्रथा थी तो उसके विरोध में लोग शामिल हो रहे थे। किसान इस पीछे ज़्यादा मुख्य रूप से थे, बट फिर भी ये एक सामाजिक आंदोलन था, ये कोई हित समूह नहीं था। हित समूह क्या करता है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा सामाजिक आंदोलन का हित होता है। हित समूह कुछ दुकानदारों का हित समूह हो सकता है, कुछ स्पेशल वर्ग का हित समूह होता है। बट किसान जो आंदोलन की बात कर रहे हैं ये सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा है, ये समाज में बहुत व्यापक रूप से फैला है। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया था और किसानों से लगान वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया था। लगान का कुछ हिस्सा जमींदारों को देकर शेष राशि को सरकार अपने खजाने में जमा कर लेती थी। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत सरकार सीधे ही किसानों से लगान वसूल करती थी। तो जमींदारी प्रथा थी, फिर रैयतवाड़ी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में किसान जमींदार को अपना कर्ज मतलब कर टैक्स देते थे और वो जो जमींदार थे वो फिर अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को टैक्स देते थे। और जो रैयतवाड़ी प्रथा थी उसमें सरकार डायरेक्ट किसानों से लगान वसूल करती थी। लगान की दरें बहुत ऊंची थी। प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और अति वर्षा के कारण फसल नष्ट हो जाने पर भी किसान लगान चुकाने को बाध्य थे, मजबूर थे। जमींदार और सरकार उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं जताते थे। परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे किसान अपनी भूमि और पशुओं को बेचकर खेतीहर मजदूरों की जमात में शामिल हो गए और ऋणों के बोझ से दब गए। ऋण देने वाले साहूकारों ने उनका भरपूर शोषण किया और जिससे बंधुआ मजदूरी की प्रथा, बॉन्डेड लेबर की प्रथा शुरू हुई। यह प्रथा सामाजिक अन्याय का ज्वलंत उदाहरण थी। भारतीय किसान के प्रति लंबे समय तक जो अन्याय होता रहा उसके विरोध में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1857 के विप्लव में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो युद्ध किया था, विद्रोह किया था, 1857 का जो विद्रोह था उसमें किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1870 में बंगाल के किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने बगावत कर दी। उन्होंने महाजनों पर धावा बोल दिया और उनके पास रखे हुए रुक्के फाड़ डाले। 1890 से 1900 तक पंजाब के किसानों ने कई आंदोलन किए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में 1917 से 18 के दौरान चंपारण में नील के बगीचों में काम करने वाले किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना संघर्ष चलाया। फिर कैरा और फिर बारदौली के आंदोलन हुए। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में जो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसके दौरान जगह जगह किसानों ने लगान न देने की घोषणा की। फिर 1922 के कोया आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान किसानों ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में साहसपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कम्युनिस्टों के नेतृत्व में
किसानों ने 1946 से 48 के तेलंगाना विद्रोह और 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह के रूप में अपना अदम्य रोष प्रकट किया। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में किसान आंदोलन हुए चले। आज भी भारत के किसान अपनी अनेक संगठनों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाने को तैयार रहते हैं। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सरकार ऐसी नीतियां बनाने को विवश हुई है जिनसे किसानों को यथासंभव सामाजिक न्याय मिल सके। अब देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसा आता है कि भारत में किसान आंदोलन के बारे में लिखें। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बस उसमें आ सकता है कि भारतीय सामाजिक आंदोलन में किसान आंदोलन कैसा है। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी किसान आंदोलन के बारे में जब आप लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? इसका कारण साफ है कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। किसानों के शोषण होने के कारण बहुत बुरी बुरी प्रथाएं किसानों संबंधित आ गई। जैसे कि सबसे बड़ी बेकार जो चीज़ थी वो थी बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का चलन हुआ, स्पेशली बंगाल, बिहार, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर थी ये। और सबसे इसी में एक बुरी चीज़ थी ऋण की व्यवस्था। ऋण व्यवस्था के कारण एक ऐसी ऋण व्यवस्था थी जिसमें साहूकार अत्यधिक शोषण करते थे किसानों का और उनकी ज़मीन छीन लेते थे। तो इन सभी चीज़ों के कारण किसान संगठित हुए। उनको समझ में आया कि हमारे जो हित हैं वो एक जैसे हैं, अब हमें इकट्ठा होना है, हमें आंदोलन करना है। तो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और इसी के चलते कॉलोनियल टाइम पर, औपनिवेशिक टाइम पर कई विद्रोह हुए, कई आंदोलन हुए। फिर बढ़ते बढ़ते हमने बहुत सारे आंदोलन देखे और किसानों के इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही मतलब पूरे देश को ये पता लगा कि ये सारी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है। और आज़ादी के बाद इसी कारण से बंधुआ मजदूरी पर बैन किया गया और जो ज़मींदारी प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि वो प्रथा इतनी आसानी से समाप्त नहीं हुई, बट फिर भी कानूनी रूप से ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। भारत में जो दूसरा एक सामाजिक आंदोलन रहा है वो है कामगार आंदोलन। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में कौन कौन से सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो देखो, भारत में किसान आंदोलन भी हुआ है, कामगार आंदोलन भी हुआ है, स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित आंदोलन हुए हैं, दलितों के अधिकारों से संबंधित आंदोलन हुए हैं और भी दूसरे आंदोलन हुए हैं। तो ये सारे के सारे सामाजिक आंदोलन हैं। इसे आप समझिए। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सामाजिक कैसे हैं। तो ये सामाजिक इसलिए, ये कोई धर्म से रिलेटेड तो है नहीं कि ये सिर्फ जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदू लोगों के द्वारा हो रहा है या सिर्फ मुस्लिम के द्वारा हो रहा है। ऐसा कोई आंदोलन है नहीं ये। दूसरी बात ये है कि ये किसी एक हित समूह के द्वारा, हित समूह समझ रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप होता है, दुकानदारों का इंटरेस्ट ग्रुप, मजदूरों का भी होता है, किसानों का भी होता है। तो स्पेशली वो जो हित ग्रुप है, सिर्फ उसी के द्वारा ये आंदोलन नहीं चलाया जा रहा। जो हित ग्रुप होते हैं, जो हित समूह होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो बस अपना हित पूरा करना चाहते हैं और उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं। अब सामाजिक आंदोलन में क्या होता है कि वो जो भी मुद्दा होता है वो सामाजिक होता है। जैसे कि किसान आंदोलन में हमने देखा कि भाई ज़मींदारी प्रथा सामाजिक रूप से ही बेकार है। जो बंधुआ मजदूरी है भाई वो सामाजिक रूप से ही बेकार है, पूरे समाज को नुकसान दे रही है वो। तो ये जो आंदोलन हुआ तो ये सामाजिक रूप लिया इसने, ये सामाजिक आंदोलन में आ गया। तो ये जो आंदोलन है वो ना केवल सिर्फ हित समूह के द्वारा ही सिर्फ नहीं चलाए जा रहे, बल्कि एक सामाजिक लेवल पर हो रहे हैं ये। तो इसलिए ये सामाजिक आंदोलन है, ये हित समूह का आंदोलन नहीं है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, एट द एंड आपको बातें समझ में आ जाएंगी। बट अब हम बात करते हैं कामगार आंदोलन की, वर्कर्स मूवमेंट की। किसानों की तरह भारत के औद्योगिक कामगारों की स्थिति भी कम सोचनीय नहीं थी। यहाँ 1850 के बाद ही सूती कपड़े के कारखाने, जूट की मिलें और कोयला निकालने के खाने स्थापित हो गई थी, जिनमें भारी संख्या में मजदूर काम करने लगे थे। इन उद्योगों में मजदूरों का भारी शोषण होने लगा था। उन्हें न केवल बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, बल्कि बीमारी, बेरोजगारी और बुढ़ापे के लिए उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ के मजदूर संगठित होने लगे थे। 20वीं शताब्दी के शुरू में मजदूर आंदोलनों की शुरुआत हो गई। 1905 और 1909 के बीच रेल
कर्मचारियों ने कई हड़तालें की और बम्बई के मिल मजदूरों ने भी अपनी मांगें पूरी कराने के लिए हड़तालों का सहारा लिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अलग-अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो जब एक साथ मिलकर बहुत जगहों पर जब आंदोलन हुआ, तब वो सामाजिक आंदोलन बन गया। मतलब रेल के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी हड़तालें शुरू कर दी, जो कपड़े मिल के जो मजदूर थे उन्होंने भी हड़तालें शुरू कर दी, और जो सामाजिक सुरक्षा का इशू था उनकी, उसके लिए हड़तालें होने लगी कि सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो इस तरह ये सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया इसने। तो ये कामगार आंदोलन भी सामाजिक आंदोलन है। पूरी मांगे पूरी कराने के लिए हड़तालों का सहारा लिया। 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई के मजदूरों ने पूरे 6 दिन की हड़ताल की। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 के असहयोग आंदोलन में भी मजदूरों ने सक्रिय भाग लिया। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में मजदूरों ने अपना आंदोलन जारी रखा और समाज आज भी वे अपनी मांगों के समर्थन में जलसे, जुलूस, नारेबाजी और हड़ताल के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं आंदोलनों का यह परिणाम हुआ कि भारत का श्रम कानून इतना उन्नत है। अब यही सब आंदोलन है जिसके कारण भारतीय सरकार ने बहुत सारे श्रम से संबंधित कानून बनाए हैं। अब भारत में एक और सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है, वो है नारी आंदोलन, वुमेन मूवमेंट्स। फिर भारत के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति भी बहुत खराब रही है। मध्यकाल में उत्तरी भारत पर इस्लामी आक्रमण के बाद स्त्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। इसके प्रतिकार के लिए बाल विवाह और पर्दे की प्रथा शुरू हुई। नारी की मर्यादा की रक्षा के नाम पर सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया। फिर अंग्रेजी राज में जमींदारी प्रथा ने जिस आर्थिक विषमता को बढ़ावा दिया, उससे बेमेल विवाहों का चलन चल पड़ा। स्त्रियां अल्प आयु में विधवा होने लगीं और उन्हें तपस्वियों जैसा जीवन जीने के लिए विवश किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, तभी 3 बड़े आंदोलनों ने स्त्रियों को इस दुर्दशा से उबारने का बीड़ा उठाया। ब्राह्मण समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो नारी की स्थिति थी भारत में वो बहुत ही दयनीय थी। स्पेशली जब इस्लाम का राज शुरू हुआ भारत पर, जब इस्लामी आक्रमण होने शुरू हुए, तब स्त्रियों की दशा और भी ज़्यादा दयनीय या खराब हो गई। इसका एक कारण ये था कि अब समाज में माना जाने लगा कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनका मतलब बाल विवाह कराया जाने लगा, कम आयु में विवाह करा दिया जाता था एक सुरक्षा के नाम पर, जो कि सही नहीं था। सती प्रथा जैसी चीज़ें मतलब समाज में आ चुकी थी, तो स्त्रियों की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ऐसे में 3 बड़े आंदोलन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं। ब्रह्म समाज, ये सोसाइटी थी, ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी और एक आर्य समाज। तो ये तीनों ही एक तरह से समाज सुधारक संस्थाएं थीं। इन तीनों के ही द्वारा नारी की स्थिति के लिए, सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए। राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने जो आंदोलन चलाया, उसके परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन के नेताओं ने बाल विवाह का तीव्र विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति आदर भाव जगाया और स्त्रियों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन दिया। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का आह्वान किया और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया और विधवा विवाह का प्रबल समर्थन किया। आर्य समाज ने हिंदुओं में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में स्त्री शिक्षा का प्रचार किया और पर्दे की प्रथा को अनुचित ठहराया। तो देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय और यहाँ पे एक आयरिश महिला थी, मतलब आयरलैंड की एक महिला थी एनी बेसेंट, और दयानंद सरस्वती और सर सैयद अहमद खान का भी। तो इन लोगों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा था स्त्रियों की दशा को सुधारने में। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल था वो था राजा राम मोहन रॉय का,
अगर हम भारतीय समाज के सुधार की बात करें, स्पेशली हिंदू धर्म में सुधार की बात करें, तो राजा राम मोहन रॉय का नाम सबसे पहले आएगा। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के फलस्वरूप ही सती प्रथा को बैन किया गया था। तो वैसे काफ़ी समाज की भूमिका रही थी, काफ़ी सोसाइटीज़ थी, बनाई गई थी जो स्त्री शिक्षा वगैरह को बढ़ावा दे रही थी। इधर राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख नेताओं ने नारी मुक्ति के मुद्दे को विशेष महत्व दिया। महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। बाल विवाह पर प्रतिबंध की मांग और दहेज प्रथा का विरोध किया। महात्मा गांधी ने नैतिक आधार पर स्त्री पुरुष की समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया। स्त्री मताधिकार की वकालत की और राजनीति में स्त्रियों की सहभागिता पार्टिसिपेशन का आह्वान किया। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में 1920 का जो असहयोग आंदोलन चला और 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उनमें हजारों लाखों स्त्रियां भी लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी। भारत की स्त्रियां आज भी राजनीति के क्षेत्र में पर्याप्त सक्रिय हैं। स्त्री शिक्षा का भारी विस्तार हुआ है। उच्च व्यवसायों में और उच्च पदों पर स्त्रियों का हिस्सा बढ़ा है और स्त्रियों के प्रति अन्याय का विरोध करने में स्त्रियों के संगठन पर्याप्त सजग और सक्रिय हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो सामाजिक आंदोलन रहे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन है, कामगार आंदोलन है और नारी आंदोलन भी है। तो अब नारी की अगर हम बात करें तो नारी आंदोलन भी अब सक्रिय आंदोलन है। कभी भी कुछ गलत होता है स्त्रियों के साथ तो खुलकर ये आंदोलन किए जाते हैं। तो ये भी भारत में एक सामाजिक आंदोलन है जो समय समय पे हमें देखने को मिलता रहता है। कामगार आंदोलन हमें मिलते रहते हैं, काम मजदूरों के आंदोलन देखने को मिलते हैं, किसानों के व्यापक आंदोलन देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक और इसका एक सामाजिक आंदोलन है दलित आंदोलन। दलित आंदोलन, भारत का दलित आंदोलन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। परंपरागत हिंदू समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र। इनमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि नॉर्मल बातें आपको पता हैं, इसलिए वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे, इसीलिए ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब भारत में जो स्थिति थी उसमें दलितों के प्रति बहुत ही शोषणकारी नीति अपनाई गई थी। भारत में जो व्यवस्था थी उसमें दलितों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर थी और अन्य वर्णों की स्थिति क्रमशः नीचे होती जाती थी। शूद्रों की स्थिति सबसे हीन थी। इनके बाद वे लोग आते थे जो वर्ण व्यवस्था से बाहर माने जाते थे। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इनका मुख्य काम गंदगी साफ करना और अन्य ऐसे कार्य करना था जो समाज की दृष्टि में घृणित माने जाते थे। इन्हें अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल्स माना जाता था। वे समाज की बहुत बड़ी सेवा करके भी समाज की झूठन पर पलने को बाध्य थे। इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये ना तो मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, ना सार्वजनिक कुओं से पानी भर सकते थे, ना सार्वजनिक घाटों पर नहा सकते थे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि इनके छूने से ही कोई वस्तु अपवित्र हो जाएगी। उच्च वर्ग इन्हें छूना तो दूर, इनकी छाया से भी दूर भागते थे। वस्तुतः अस्पृश्यता की प्रथा मानव समाज पर सबसे बड़ा कलंक थी तथा कथित अस्पृश्य जातियों के प्रति जो अन्याय होता रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने इन्हें दलित की संज्ञा दी। अब देखिए दोस्तों, भारत में शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और शूद्रों से भी एक निम्न वर्ग के लोग थे जिन्हें दलित की संज्ञा दी ज्योतिबा फूले ने, जिन्हें दलित कहा। जो अस्पृश्य लोग थे उनकी स्थिति शूद्रों से भी बेकार थी, अतः इन्हें आज भी दलित कहा जाता है। महात्मा गांधी ने मानव जाति की सेवा के कार्य को ईश्वर की सेवा के तुल्य मानते हुए इन्हें हरिजन की संज्ञा दी थी, परंतु अब इस शब्द का प्रयोग इन्हें पसंद नहीं आता। महात्मा बुद्ध से लेकर कबीर, दादू, नानक और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि तक मानव समाज में ऊंच नीच के भेद की भर्त्सना करते रहे हैं।
स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने जात पात पर प्रबल प्रहार किया। महात्मा फूले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान का भागीरथ प्रयत्न किया। महात्मा फूले ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सत्यशोधक समाज की स्थापना करके निम्न जातियों के मन में स्वाभिमान जगाने की कोशिश की। देखिए दोस्तों, ये जो जिनके भी नाम अभी यहाँ पे लिए जा रहे हैं, स्पेशली महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, इन लोगों ने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। इनके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। महात्मा फूले ने जो निम्न जाति के लोग थे उनमें स्वाभिमान जगाने की कोशिश की कि आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ। गांधी जी ने अस्पृश्यता की प्रथा को अमिट कलंक और भयंकर अभिशाप की संज्ञा दी और स्वयं हरिजन बस्तियों में जाकर रहकर मानव समानता के सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को उच्च शिक्षा और सम्मानपूर्ण व्यवसायों की ओर प्रेरित किया और राजनीतिक तथा सरकारी पदों पर उनके लिए उपयुक्त आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। आज के बहुत से प्रगतिशील बुद्धिजीवी, साहित्यकार और कलाकार सामाजिक उन्नति में दलितों के योगदान को रेखांकित करके उनके प्रति उचित बर्ताव की वकालत कर रहे हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। स्वाधीन भारत में दलितों को अनुचित जातियों का दर्जा देकर शिक्षा संस्थाओं, राजनीतिक और सरकारी पदों पर उनके लिए उपयुक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दलित आंदोलन को देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें दलितों के कोई आंदोलन का तो नाम लिया ही नहीं, मतलब दलितों ने कब कौन सा आंदोलन किया, ये सारी चीज़ें तो बताई ही नहीं गई। तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर जो बताया गया, जो ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और ये जितने भी सुधारक थे, तो इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, यही एक तरह से दलित आंदोलन था। और इसी के फलस्वरूप जो आज़ादी के बाद भारत में दलित आंदोलन देखने को मिले, वो इसी के फलस्वरूप उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और यही वो बेस था, यही वो पृष्ठभूमि थी जिसके कारण अब दलित आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि भारत में कौन कौन से सामाजिक आंदोलन आमतौर पर देखे जाते हैं। तो भारत में दलित आंदोलन भी आमतौर पर देखा जाता है। इसका कारण ये है कि अब दलितों की स्थिति लंबे समय से, प्राचीन समय से खराब रही है और उसके कारण आज भी कई बार दलितों की स्थिति को लेकर सवाल पैदा होते हैं और इसी कारण से आंदोलन होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो है जनजातीय आंदोलन। अब भारत में जनजातियों के द्वारा भी आंदोलन किए जाते हैं। भारत में करीब 500 कबीले या जनजातियां रहती हैं। ये जनजातियां साधारणतः पर्वतों, वन प्रदेशों या अन्य ऐसे इलाकों में रहती आई हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे रहे हैं। इनके पास अपनी अपनी भाषा, कला, कौशल और संस्कृति का खजाना तो है, परंतु शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से वे पिछड़ी रही हैं और आधुनिक व्यवसायों के साथ ये बहुत कम जुड़ पाई हैं। अब देखो दोस्तों, भारत में 500 से भी बहुत ज़्यादा कबीले हैं, जनजातियां हैं। तो अब ये जो जनजातियां वो स्पेशली पहाड़ों, जो पर्वत वगैरह हैं, वन प्रदेश हैं, वहाँ पर हैं। ये जो समाज है उसकी मुख्य धारा से हमेशा अलग रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुगलों का टाइम था तब भी जो जनजातियां थी वो अलग थी मुख्य धारा से, जिस कारण से इनका मतलब शैक्षिक और आर्थिक रूप से इनमें पिछड़ापन देखने को मिलता है। आर्थिक मतलब पैसे के मामले में पिछड़ापन, पढ़ाई लिखाई के मामले में पिछड़ापन देखने को मिलता है और जो आधुनिक व्यवसाय हैं उनके क्षेत्रों में भी, जो बिजनेस हैं, मॉडर्न बिजनेसेस हैं, उनके क्षेत्रों में भी इनमें पिछड़ापन देखने को मिलता है। शहरी लोग, विशेषतः साहूकार, जमींदार और पर्यटक, इनका भरपूर शोषण करते आए हैं। उपनिवेशवाद और शहरीकरण के विस्तार के साथ इन्हें अपनी भूमि और वनों से वंचित होना पड़ा है। अतः इन जनजातियों के मन में रोष पैदा होना स्वाभाविक था। उधर अंग्रेजी सरकार ने न केवल जनजातियों की भूमि का अतिक्रमण किया, बल्कि इनके क्षेत्र में एक नई लगान व्यवस्था भी लागू कर दी।
और साथ ही इन पर नए फौजदारी दीवानी कानून लागू करने की कोशिश की गई। फौजदारी कानून वो होते हैं जो कि क्रिमिनल से रिलेटेड होते हैं। दीवानी कानून नॉर्मली जो सिविल मामले होते हैं, जैसे कि नागरिक मामले, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि फौजदारी कानूनों में सज़ा दी जाती है और दीवानी कानूनों में जुर्माना वगैरह लगाया जाता है। बस ये समझ सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, अब जनजातियों में भी असंतोष है काफ़ी। वो इसलिए कि अंग्रेज़ों ने तो इनका इतना ज़्यादा शोषण किया, तो ब्रिटिश टाइम पर ही भारत में जनजातियों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो गया था, गुस्सा पैदा या असंतुष्टि पैदा हो गई थी। 1985 में संथालों के क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा और उरांव जनजातियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। मुंडा लोग आज भी बिरसा मुंडा की वीरता की कहानियाँ सुनाते हैं और उससे देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नागा लोगों ने जादोनांग के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद किया। जादोनांग के नेतृत्व में आदिवासियों के बीच स्वतंत्रता का जादोनांग ने आदिवासियों के बीच स्वतंत्रता का संदेश फैलाया, सशस्त्र क्रांति के लिए धन संचित किया और देशभक्ति के गीत लिखे। उसकी चचेरी बहन रानी गिडालू ने लड़कियों की सेना बनाई और 1932 में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी। जवाहरलाल नेहरू तक ने रानी गिडालू के साहस और वीरता की सराहना यानी कि प्रशंसा की थी। स्वाधीन भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देकर उनके लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए दोस्तों, अब ये इन जनजातियों को संतुष्ट करने के लिए भारत में इन्हें भी आरक्षण दिया गया है। जो एसटी वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें हम जनजातियों के रूप में कह सकते हैं। तो वो लोग भी पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें हम आरक्षण की व्यवस्था के तहत उन्हें सरकार ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। फिर भी कई जनजातियां अपनी स्थिति से असंतुष्ट रही हैं। इस दौर में जनजातियों के ये आंदोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। झारखंड आंदोलन, बोडो आंदोलन और त्रिपुरा का उग्र आंदोलन। झारखंड अब पृथक राज्य बन चुका है। इधर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में सामाजिक वानिकी और पनबिजली परियोजनाओं इत्यादि के नाम पर जिन आदिवासियों को बेघर और बेरोजगार किया जा रहा है, उनके उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी है। फिर देश के कुछ हिस्सों में जो आंदोलनकारी हिंसा और आतंकवाद का रास्ता अपनाकर निर्दोष लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें यह रास्ता छोड़कर सामान्य राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब भारत में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। आंदोलन क्या, वो एक तरह से सरकार से ही लड़ रहे हैं। बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन भी हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम मतलब पूर्व की ओर देखते हैं, ईस्ट की ओर अगर हम देखें, तो जैसे कि नागालैंड हो गया, त्रिपुरा वगैरह हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर जनजातियाँ आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन क्या, वो सरकार से ही लड़ रही हैं। तो उनको भी थोड़ा जो मतलब वो सरकार से जो डायरेक्टली लड़ रही हैं, वो वैसा रास्ता ना अपनाकर किसी को बिना नुकसान पहुँचाए उन्हें सामाजिक आंदोलन के रूप में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की भारत में होने वाले सामाजिक आंदोलनों की। तो मेनली हमें बात करनी थी कि भारत में कौन कौन से सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो नॉर्मली भारत में किसान आंदोलन होता है, जनजातीय आंदोलन होता है, नारी आंदोलन है और कामगारों का आंदोलन है। तो ये प्रमुख आंदोलन हैं जो कि बहुत लंबे समय से भारत में देखे जा सकते हैं। ये सामाजिक आंदोलन रहे हैं। सामाजिक आंदोलन इसलिए हैं क्योंकि इनका जो हित होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। बहुत ही कम लोग इससे नहीं जुड़ते, बहुत बड़े लेवल पर लोग जुड़ते हैं। जैसे कि जनजातियाँ ले लो, तो कई सारी जनजातियाँ हैं, तो कई सारे आंदोलन हैं। तो इसलिए ये सामाजिक आंदोलन का रूप है। जब बहुत छोटे लोग लेवल पर जो हित समूह होता है या जो राजनीतिक दल होता है अपनी इच्छाओं की मांग के लिए आंदोलन करता है, तो वो एक बहुत छोटा आंदोलन होता है। जब वही बहुत बड़ा आंदोलन बन जाए और उसमें कुछ सामाजिक समस्याएं शामिल हो जाएं, जब सामाजिक परिवर्तन की मांग हो, तो वो सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है।
तो आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे सामाजिक आंदोलन को। नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अपने कोर्स के हिसाब से आप देखिए, आप इन चीज़ों को पढ़िए कि आपको पढ़ना था भारत में सामाजिक आंदोलनों को, जो कि मैंने पढ़ा दिया। अब एक है पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। हालांकि ये कभी आपके एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, बट अगर आ भी जाएगा तो आप क्या करोगे। देखो, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी भारत में होते रहते हैं, स्पेशली चिपको आंदोलन। तो आप चिपको आंदोलन वगैरह के बारे में भी लिख सकते हो। वैसे तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं श्योर हूँ। जितना मैंने आंदोलन बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। अब हमें बात करनी है थोड़ी सी सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत की। वैसे तो बहुत डिटेल में बात की जा सकती है इन सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत की, बट फिर भी अब क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो गई है और ये सिद्धांत इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनसे कोई अलग से क्वेश्चन आए, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी इन सिद्धांतों को समझा देता हूँ। पहला जो सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत है, थ्योरी है, वो है सामाजिक उथल-पुथल के परिणाम का सिद्धांत। इसको नील जे स्मेल्सर ने थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, उनकी एक बुक है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, जिसे 1962 में उन्होंने मतलब प्रकाशित करवाया था। तो इसमें उन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये सिद्धांत क्या था। देखिए, इसमें कहा गया है कि जब सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है, तब लोग सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध आंदोलन कर देते हैं, तो वो सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है। जैसे कि अब बहुत ही तेज़ी से मान लो औद्योगिकीकरण है, शहरीकरण हो रहा है, तो इससे लोगों को डर लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है, हमारी सामाजिक चीज़ें बदल रही हैं, तो इसके खिलाफ कई बार सामाजिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। दूसरी थ्योरी है राजनीति के वैकल्पिक साधन का सिद्धांत। इसे डी मैक एडम ने अपनी बुक ए हैंड्स बुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है। इसमें वो कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है, ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिनके पास जो शक्तिहीन समूह हैं, मतलब जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज की किसी या अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार के को अपनी आवाज़ उठाकर बता सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो राजनीति का वैकल्पिक रूप माना जाता है कि राजनीति का साधन ना अपनाकर वो सामाजिक आंदोलन के तहत अपनी मांग, अपनी मतलब जो भी बदलाव करवाना है समाज में, उसकी मांग करते हैं या सामाजिक आंदोलन करते हैं। एक है प्राक राष्ट्रीय संपर्क का सिद्धांत। इसको एंथनी गिडेन्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता के परिणाम, बुक का नाम है हिंदी में इनकी, तो इसमें इन्होंने इस सिद्धांत को रखा है। इसका मतलब है कि विदेशों के साथ संपर्क बढ़ने से भी, अब जैसे कि आज के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा संपर्क बढ़ गया है, एक दूसरे देशों का वैश्वीकरण हो गया है, तो इससे ज़्यादा संपर्क बढ़ गया है, तो इससे भी कई बार आंदोलन होते हैं। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि 1960 के दशक के आरंभिक वर्षों में जो जर्मन छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने गए थे, वे अमेरिकी छात्र आंदोलन से प्रेरित हुए और उन्होंने जर्मनी आकर वहाँ अपना छात्र आंदोलन चलाया। मतलब वो दूसरे देश में गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, या गलत जो सामाजिक चीज़ें हैं उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उससे वो प्रेरित हुए और फिर उन्होंने अपने देश में भी छात्र आंदोलन किया। तो यही सिद्धांत था, इस सिद्धांत का यही मतलब था कि विदेशी संपर्क के कारण भी, या जो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं विश्व में पूरे, उसका देखा-देखी भी ये आंदोलन बढ़ते हैं। चौथा है सांस्कृतिक पहचान का सिद्धांत। इसको जैनसन ने अपनी बुक सोशल मूवमेंट्स एंड कल्चर में बताया है। इसमें कहा है कि संस्कृति सामाजिक आंदोलन के आविर्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें संस्कृति को, कल्चर को इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है कि कई बार लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान खतरे में है, इसलिए भी वो आंदोलन करते हैं, सामाजिक आंदोलन सामने आते हैं। जैसे कि जनजातियों की जो आंदोलन होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कहीं उनकी संस्कृति मतलब उनकी संस्कृति
भूल ना जाएं लोग, या जनजातीय संस्कृति अपनी संस्कृति ना खो बैठें, इसलिए भी कई जनजातीय आंदोलन देखने को मिलते हैं। अमेरिका में जो अश्वेत आंदोलन हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था कि कहीं जो अश्वेत लोग हैं वो अपनी संस्कृति वगैरह ना छोड़ दें, या अश्वेत लोगों की संस्कृतियों को ख़त्म ना कर दिया जाए। कई बार भाषा के लिए भी सामाजिक आंदोलन देखने को मिल जाता है। तो ये सब मतलब सामाजिक आंदोलनों में संस्कृति का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये सिद्धांत कहता है कि सामाजिक आंदोलन में संस्कृति का एक अहम रोल होता है। तो फ्रेंड्स, 4 मुख्य सिद्धांत मैंने आपको बताए। और भी सिद्धांत हो सकते हैं बट नॉर्मली इतने ठीक हैं। और भी अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, कोई बिल्कुल स्टैग्नेंट नहीं है। जो भी विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि समाज में परिवर्तन होने के कारण मतलब सोशल मूवमेंट शुरू होता है। तो एक सिद्धांत ये था, सामाजिक उथल पुथल के परिणाम का सिद्धांत था। दूसरा था कि सोशल मूवमेंट राजनीति का एक विकल्प है, इसलिए भी इसे शुरू किया जाता है। तीसरा सिद्धांत था कि प्राराष्ट्रीय संपर्क का सिद्धांत, मतलब एक दूसरे के साथ संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए भी सामाजिक आंदोलन को प्रेरणा मिलती है, सामाजिक आंदोलन होते हैं। और लास्ट में था कि संस्कृति के कारण भी सामाजिक आंदोलन को बल मिलता है। तो ये चारों सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था सामाजिक आंदोलन का वो पूरी तरह ख़त्म होता है। और नॉर्मली एक बार लास्ट में समरी दी जाए तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भारत में सामाजिक आंदोलन कौन कौन से रहे हैं, तो इनको हमने पढ़ लिया। और नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो भारत में सामाजिक आंदोलन से ही आता है कि किसान आंदोलन लिखिए, जनजातीय आंदोलन के बारे में बताइए कि भारत में ये कैसे आंदोलन रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ती हैं। और थोड़ी बातें मैंने आपको सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के बारे में भी बता दी। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। देखिए, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं, ये हमेशा नहीं होते। बट जो मजदूर संघ, जो ग्रुप होता है, जो हित समूह होता है, इंटरेस्ट ग्रुप वगैरह, वो समय समय पर अपने आंदोलन करते रहते हैं। उनका अपना एक लीडर होता है, वो आंदोलन समय समय पर आम तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वही आंदोलन, जो ये छोटे आंदोलन होते हैं हित समूहों के द्वारा, जब ये बड़े लेवल पर होते हैं, जब इनके साथ कई लोगों के हित जुड़ जाते हैं तो कई बार ये खुद भी सामाजिक आंदोलन बन जाते हैं। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है सामाजिक आंदोलन में और छोटे मोटे जो आंदोलन होते हैं हित समूह के द्वारा, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपके अंदर हो सकती है। बट इतना मानिए कि सामाजिक आंदोलन का आधार बहुत व्यापक होता है, इसमें जन सहभागिता, आम जनता बहुत ज़्यादा शामिल होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।